hello, hello, hello. Hello, my dear students. How are you all? Students, welcome to a new revision lecture of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग एक नए चैप्टर की रिवीजन में आप सब लोगों का स्वागत है। सर आज हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले? तो देखो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करने वाले उसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, अगर इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अल्टरनेट टर्म में ये आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अगर मेटेरियल कॉस्टिंग आता है तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर मेटेरियल कॉस्टिंग नहीं आता है तो लेबर कॉस्टिंग आ जाता है। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूट की ट्रेंड को हम फॉलो करें तो अल्टरनेट टर्म में किसी टर्म में मेटेरियल आता है, उसके अगले टर्म में लेबर आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि दो टर्म में लेबर आ जाए और फिर दो टर्म में मेटेरियल आ जाए। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा 7 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। हाँ, इस चैप्टर से कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। आपकी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो कि शॉर्ट नोट के ऊपर मतलब बेस्ड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो, उसमें एक 4 मार्क का शॉर्ट नोट भी आ जाता है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो एक एमसीक्यू इस चैप्टर से आप लेके चलिए तो 2 मार्क इस चैप्टर से आ सकता है। तो हाईएस्ट मार्क अगर मैं बात करूं तो 16 मार्क आ सकता है। अगर लोएस्ट की बात करूं तो एक तो एमसीक्यू आएगा ही आएगा और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है सब, चलो। तो सर इस चैप्टर को हम लोग कैसे रिवाइज करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल्ड वन शॉट रिवीजन करने वाले इसका, जिसमें पहले हम लोग ऑल द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है आपका वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी लेबर के वेराइटीज है ना, लेबर कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, विल कवर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम सारे के सारे क्वेश्चन के एक एक वेराइटी करने वाले विथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो क्वेश्चन पार्ट में वो रहेगा और थ्योरेटिकल पॉइंट जितने भी आपके इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, जब मैं रिवाइज करूंगा ये नोट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नोट नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसे इस वीडियो में अटैच कर रहा हूं। इसका जो फाइल है वो मैं एक आपका जो गूगल ड्राइव का जो फाइल है इसमें अटैच कर रहा हूं, आप देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल से आप ये फाइल ले सकते हो। ठीक है, आप ये जो नोट्स है आप ये टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो नीचे होगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है सब, चलो। तो इस वीडियो जब हम रिवाइज कर रहे हैं ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट हम सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम बस उतना ही शेयर करने वाले, उतना ही कवर करने वाले, और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जितना भी है वो सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है सब, चलो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर हमारा आता है, व्हाट इज लेबर कॉस्ट और व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। कुछ लोग लेबर कॉस्ट बोलते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं, दोनों सेम ही है। एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल लगता है। ओके, सो व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट और व्हाट इज लेबर कॉस्ट। देखो, लेबर कॉस्ट अगर मैं बोलूं, लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट वो कॉस्ट है, और वो कॉस्ट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी बियर करता है टू होल्ड इट्स मैन पावर। ओके, उसकी जो मैन पावर है या फिर एम्प्लॉइज है उन्हें होल्ड करके रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एंटिटी को जो भी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, अब एम्प्लॉय चाहे तो परमानेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय चाहे तो टेम्पोररी हो सकता है। जो भी बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन पेड करता है या फिर लायबल है टू पे, ओके, फॉर होल्डिंग इट्स एम्प्लॉय, फॉर होल्डिंग इट्स मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेस, उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ एन एंटिटी, बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी, whether temporary, whether permanent or temporary for the service rendered by them. ओके, जो भी बेनिफिट्स आप पे करते हो या फिर आप लायबल हो पे करने के लिए, ठीक है, टू एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी, वेदर दे आर परमानेंट एम्प्लॉय और वेदर दे आर टेम्पररी एम्प्लॉय, उसे हम बोलेंगे क्या आपका, उसे हम बोलेंगे लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। आपने सैलरी चैप्टर अगर पढ़ा हुआ ना इनकम टैक्स में, ठीक है, इनकम टैक्स में अगर आपने वो हेड ऑफ इनकम पढ़ा हुआ है, इनकम अंडर दैट सैलरी, तो उसमें जो जो भी आपने पढ़ा हुआ है, सैलरी, वेजेस, आपके अलाउंसेस, परक्विजाइट्स, लिव एनकैशमेंट, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऑल आर कंसिडर एज एम्प्लॉय कॉस्ट।
एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वो सारे के सारे बेनिफिट्स, चाहे वो मॉनिटरी हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी हो, वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। सर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? देखो, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वो एम्प्लॉय कॉस्ट है जो कि आप ऐसे एम्प्लॉयज को पे करते हो जो कि डायरेक्टली एंगेज्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो भी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज में एम्प्लॉयज डायरेक्टली एंगेज्ड है, उन्हें आप जो भी पेमेंट करते हो वो आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हो जो एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली फिजिबल हो सकता है या फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकता है टू फाइनल प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर, वी से दैट कॉस्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट सर क्या है? जो भी आपकी अदर देन डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो एम्प्लॉयज को आप पेमेंट करते हो जो कि डायरेक्टली एंगेज नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विसेज, उन्हें जो पेमेंट आप करते हो या फिर उनके लिए जो कॉस्ट बियर होता है, दैट इज योर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी ले सकते हो, ऑफिस के जो स्टाफ है उनकी सैलरी ले सकते हो। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है सर, चलो सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस, जैसे मैंने बोला, ठीक है, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, चलो जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है वो उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विथ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, जबकि इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, वो सिर्फ प्रॉपरली एट्रीब्यूट होता है इन फाइनल प्रोडक्ट्स। ओके, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है इफ यू वांट टू कंट्रोल द एम्प्लॉय कॉस्ट। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है दैट इज टू कंट्रोल द कॉस्ट, चाहे आप मटेरियल की बात करें चाहे आप लेबर की बात करें। ओके, और एम्प्लॉय कॉस्ट को अगर आपको एफिशिएंटली कंट्रोल करना है, उसे एफिशिएंटली रिकॉर्ड करना है, तो आपको कुछ फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि नंबर 1 फैक्टर असेसमेंट ऑफ द मैन पावर, नंबर 2 कंट्रोल ओवर द टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, नंबर 3 टाइम एंड मोशन स्टडी, नंबर 4 कंट्रोल ऑफ द आइडियल टाइम एंड ओवर टाइम, नंबर 5 कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, वेजेस एंड इंसेंटिव सिस्टम, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग, उसके बाद आता है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है सर टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब सर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कीपिंग? देखो बहुत ही सिंपल है। टाइम कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय कब ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करता है, एम्प्लॉय कब ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करता है, इस टाइम को रिकॉर्ड करना, ताकि एम्प्लॉय ने कितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया है वो हम पता लगा सकते हैं। ये आपका टाइम कीपिंग। तो टाइम कीपिंग इज नथिंग बट ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज या फिर लेबर फोर्स की अटेंडेंस रिकॉर्ड करना को या हम क्या बोलते हैं? टाइम कीपिंग बोलते हैं। सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग क्यों किया जाता है? देखो सबसे पहला ये कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पेरोल, भाई सैलरी निकालने के लिए जहां पे एम्प्लॉइज को आप टाइम बेसिस पे पेमेंट करते हो, जहां पे एम्प्लॉइज को आप टाइम बेसिस पे पेमेंट करते हो, उस केस में आपको उसकी प्रॉपर अटेंडेंस रिकॉर्ड करना जरूरी है, टाइम कीपिंग का सिस्टम होना जरूरी है। रीजन क्या है कि उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, उसकी बेसिस पे उसकी सैलरी डिसाइड किया जाएगा। फॉर कैलकुलेटिंग द ओवर टाइम, एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, क्या एम्प्लॉय ने ओवर टाइम काम किया है, ये आपकी टाइम कीपिंग से ही पता चल जाएगा। फॉर असर्टनिंग एंड कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट को असर्टन करना एंड कंट्रोल करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर असर्टनिंग आइडियल टाइम, एम्प्लॉय ने कितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया है, कितना काम किया है, अगर इसे आप स्टडी कर पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आइडियल टाइम एम्प्लॉय का कितना है। ओके, अगर एम्प्लॉय पीस रेटेड एम्प्लॉय भी है फिर भी हमें टाइम कीपिंग करना चाहिए फॉर डिसिप्लिनरी मेजर्स, फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक वजह है टाइम कीपिंग का। ओके, अच्छा सर व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग? देखो टाइम कीपिंग के दो बेसिकली मेथड्स है। नंबर 1 मैनुअल मेथड और उसके बाद एक है ऑटोमेटिक मेथड और मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड में भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, वन इज योर अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड एंड एक और है आपका टोकन और डाइस मेथड। ठीक है, देखो अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। आज भी बहुत सारे ऑफिस में कंस्ट्रक्शन साइड में ये वाला चीजें फॉलो होता है।
एक वॉचमैन बैठा होगा या फिर एक टाइम कीपर बैठा होगा, कोई पर्सन बैठा होगा, उसके पास एक रजिस्टर होगा बड़ा सा, और उस रजिस्टर में हर एक एम्प्लॉय अपना एंट्री टाइम एंड अपना एग्जिट टाइम रिकॉर्ड करेंगे और सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, जब आप काम पे जाओगे तो वो एंट्री करेगा, और जब आप काम से मतलब छोड़ के आओगे ना, काम खत्म करोगे आपका, आप एग्जिट का टाइम वो रिकॉर्ड करेगा और आप सिग्नेचर करोगे। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड कॉस्ट फ्रेंडली मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। इसमें बहुत इजी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू ऑपरेट, थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग भी है, और बहुत आसानी से कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है। ओके, फिर आता है टोकन और डाइस मेथड। टोकन और डाइस मेथड क्या है सर? टोकन और डाइस मेथड में एक टोकन हर एक एम्प्लॉय को मिला होता है। ठीक है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपको टोकन डालना होता है और वो मशीन ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा कि आपने जिस टाइम पे टोकन डाला उस टाइम पे आपका एंट्री टाइम एग्जिट हो जाएगा। फिर जब आप आओगे काम छोड़ के, मतलब काम खत्म करके जब दोबारा टोकन डालोगे तो आपका टाइम एग्जिट टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। दोनों ही मेथड में बहुत सारे एडवांटेजेस है और बहुत सारे लिमिटेशंस है। अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करोगे, दीज आर द बेस्ट मेथड, कॉस्ट फ्रेंडली है, इजीली कोई भी पर्सन ऑपरेट कर सकता है। लेकिन एक नेगेटिव भी है इस फॉर्म में, वो है कि सर प्रॉक्सीज का चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रॉक्सीज मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं आया, उसके बिहाफ पे किसी और एम्प्लॉय ने उसका अटेंडेंस डाल दिया, चाहे वो रजिस्टर्ड मेथड हो, वहां पे वो अपने हिसाब से किसी और पर्सन का सिग्नेचर कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि टोकन और डाइस मेथड में किसी और पर्सन का टोकन कोई और एम्प्लॉय डाल दे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉक्सी का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये एक मेजर डिमेरिट है दीज टू मेथड्स का। ओके, मैनुअल मेथड, सॉरी मैकेनिकल मेथड और ऑटोमेटेड मेथड, इसकी अगर हम बात करें सर, इसमें भी दो टाइप के मेथड आता है, और आज के टाइम पे आप बोल सकते हो कि 3 टाइप के मेथड है, लेकिन आपकी बुक में 2 ही मेथड है। नंबर 1 आपका है पंच कार्ड सिस्टम, जिसमें बहुत सारे ऑफिस में एक ऐसा डिवाइस लगा होता है कि आपको एक आई कार्ड मिला होगा, वो आई कार्ड को आपको स्वाइप करना है या फिर प्रेस करना है, ठीक है, अपने प्लेस पे, और आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। दिस इज मोर बेटर, दिस इज ए बेटर मेथड कंपेरेटिंग टू योर मैनुअल मेथड, क्योंकि यहाँ पे हेरा फेरी करने का चांस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास अपना आई कार्ड होता है और वो एम्प्लॉय वो आई कार्ड स्वाइप कर सकता है। ठीक है, वो कार्ड एम्प्लॉय स्वाइप कर सकता है, लेकिन इसमें भी प्रॉक्सीज की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई और पर्सन अगर एम्प्लॉय का कार्ड स्वाइप करता है तो भी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा आज के टाइम पे। और वन ऑफ द सबसे बेस्ट मेथड जो मैं बोलूंगा वो है आपका बायोमेट्रिक मेथड या फिर फेस आईडी मेथड। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय, मतलब जो आप फिंगरप्रिंट में आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, दिस इज द बेस्ट मेथड, और यहाँ पे प्रॉक्सीज का होना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन का फिंगरप्रिंट तो कॉपी नहीं कर सकता ना, फिंगरप्रिंट तो दोनों पर्सन का अलग होता है। तो यहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का क्या नहीं कर सकता, प्रॉक्सी जो अटेंडेंस है वो नहीं डाल सकता। ठीक है, चलो सर, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम का क्या क्या प्री रिक्विजिट होते हैं, ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कब हम बोलेंगे कि टाइम कीपिंग सिस्टम एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम है। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले सर, टाइम कीपिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वहां पे प्रॉक्सी का कोई चांस ना हो। देखो, टाइम कीपिंग सिस्टम शुड बी सच व्हिच शुड नॉट अलाउ प्रॉक्सी ऑफ अनदर एम्प्लॉय, ओके, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और एम्प्लॉय किसी और एक एम्प्लॉय के लिए अटेंडेंस ना डाले, ये सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल मेथड में हो सकता है, जो नॉर्मल मेथड है ना उसमें आप सिस्टम को अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, there should be also a provision of recording the time of each employee so that regular attendance and disciplines may be maintained. This is necessary to maintain uniformity of flow of the production. देखो, even if कोई पीस रेटेड एम्प्लॉय है, फिर भी हम टाइम कीपिंग को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे फॉर द डिसिप्लिनरी पर्पज, फॉर द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन ए राइट क्वांटिटी। मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं पीस रेट बेसिस पे हूं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 12 बजे जाऊंगा, मैं 2 बजे जाऊंगा, मैं 3 बजे जाऊंगा, कुछ मतलब अपने मर्जी से मैं ऑफिस नहीं जा सकता। एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए सो दैट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन सही से काम करे। ओके, टाइम ऑफ अराइवल एज वेल एज टाइम ऑफ द डिपार्चर ऑफ द एम्प्लॉय, time of the arrival as well as time of the departure of the employee should be recorded so that total time of the employee may be recorded and wages may be calculated accordingly. देखो, टाइम ऑफ द अराइवल एंड टाइम ऑफ द डिपार्चर ये दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब बदले में होगा क्या कि एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड किया है वो पता चल जाएगा, और उसके जो पेरोल प्रोसीजर है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, as far as possible the time keeping method should be mechanical so that the chances of dispute regarding the time
नॉट टाइम मे नॉट बी अराइज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द टाइम कीपर। देखो जैसे मैंने बोला कि जो मेथड होना चाहिए वो मैकेनिकल होगा तो बेटर है, क्योंकि जो टाइम कीपर है, जो टाइम कीपिंग कर रहा है मैनुअल मेथड में, एंड जो एम्प्लॉय है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, दोनों के बीच में कुछ मतलब एग्रीमेंट हो सकता है, दोनों मिल जाए और अपनी मर्जी से रॉन्ग टाइम रिकॉर्ड करे और एम्प्लॉय को बेनिफिट हो जाए। तो ना तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हो, ना तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, इसीलिए मैकेनिकल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर टाइम कीपिंग। ओके, late comer should be late arrival, record late arrivals, any relaxation by the timekeeper in this regard will encourage indiscipline। अगर कोई पर्सन लेट आया है ना तो उसका टाइम कीपिंग लेट ही होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल मेथड में तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर मैनुअल मेथड है ना तो जो टाइम कीपर है वो कोई भी रिलैक्सेशन किसी भी एम्प्लॉय को नहीं देना चाहिए, वरना क्या होगा कि ये इनडिसिप्लिन को एनकरेज करेगा। ठीक है, द सिस्टम शुड बी सिंपल, स्मूथ एंड क्विक, अननेसेसरी क्यूइंग फॉर मेकिंग अटेंडेंस शुड बी अवॉइडेड। ओके, सिस्टम जो होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, क्विक होना चाहिए एंड आपका सिंपल होना चाहिए। लाइन अननेसेसरी जो क्यूइंग है ना, लाइन जो वगैरह अननेसेसरी लाइन एम्प्लॉइज का अवॉइड होना चाहिए। ठीक है, द सिस्टम शुड बी रिव्यूड एंड मेंटेन पीरियडिकली टू प्रिवेंट एरर। टाइम टू टाइम आपको सिस्टम चेक करना चाहिए कि इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, सो दैट कि आप उसे इजीली रिप्लेस कर सको या फिर उससे इजीली करेक्ट कर सको। ठीक है, चलो उसके बाद सर बात करते हैं टाइम कीपिंग। देखो सॉरी, टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग क्या था? रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज की अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, कब वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे, कब वो ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे, इसे हम बोलेंगे टाइम कीपिंग। तो सर टाइम बुकिंग क्या है? टाइम बुकिंग इज रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ए जॉब एंड एग्जिटिंग फ्रॉम ए जॉब। यानी कि टाइम बुकिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू कंप्लीट ए जॉब। एक जॉब को, एक काम को करने के लिए, टास्क को करने के लिए एम्प्लॉय ने कितना टाइम लिया, कब उसने काम स्टार्ट किया, कब उसने काम एंड किया, ये अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए आपको टाइम बुकिंग करना पड़ेगा। टाइम बुकिंग का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय ने एक जॉब में कितना टाइम दिया, हाउ मच टाइम एन एम्प्लॉय। टाइम बुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए जॉब और टास्क बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड किया टू कंप्लीट ए जॉब, वो अगर आपको रिकॉर्ड करना है उसे हम बोलेंगे टाइम बुकिंग। अच्छा, टाइम बुकिंग क्यों किया जाता है? तीन मोटिव के बेसिस पे टाइम बुकिंग किया जाता है। वन इज योर टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, सेकेंड इज टाइम बुकिंग फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, थर्ड इज टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये तीन पर्पस के लिए आपका टाइम बुकिंग किया जाता है। टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, टाइम बुकिंग फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है कि अगर किसी प्रोडक्ट का आपको लेबर कॉस्ट चार्ज करना है तो इसकी वजह से उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर ने कितना टाइम या फिर एम्प्लॉय ने कितना टाइम उस काम को दिया है, उस बेसिस पे उसकी कॉस्ट हम डिसाइड कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग पर्पज के लिए आपका हो सकता है मेजरिंग एफिशिएंसी, एम्प्लॉय को कितना टाइम अलाउ किया गया था, उसने कितने टाइम में किया, उसकी एफिशिएंसी मेजर करने के लिए भी टाइम बुकिंग होता है। और एक होता है कि एम्प्लॉय कितना रेस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेके, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी आपकी टाइम बुकिंग किया जाता है। अगर मेथड ऑफ टाइम बुकिंग की मैं बात करूं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स फॉर टाइम बुकिंग। नंबर वन इज योर डेली टाइम शीट। अब ये डेली टाइम शीट क्या है सर? बहुत ही सिंपल है। हर एक एम्प्लॉय को एक डेली शीट दिया जाता है कि भाई आपने क्या क्या काम किया है, कितने बजे किया है, वो रिकॉर्ड करना। ठीक है, एक होता है आपका वीकली टाइम शीट। ओके, वीकली टाइम शीट में क्या होता है कि जो आप डेली जो आपको पेपर मिलता था वो अब आपको वीकली मिलेगा। ठीक है, डेली टाइम शीट में क्या प्रॉब्लम है सर? एक तो है कि बेनिफिट इसका ये कि जो एम्प्लॉय ने काम किया है वो इजीली डेली बेसिस पे वो रिकॉर्ड कर सकता है, तो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। लिमिटेशन है कि पूरे चारों तरफ ऑफिस में सिर्फ पेपर ही पेपर होगा, क्योंकि हर दिन अगर एक एम्प्लॉय हर दिन अगर एक एक पेपर रिकॉर्ड करेंगे ना, एक एक सीट मेंटेन करेंगे, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पेपर वर्क्स। ओके, वीकली टाइम शीट में क्या है सर? वीकली टाइम शीट बहुत ही सिंपल है कि जो डेली आपको पेपर मिलता था अब आपको वीकली मिलेगा, तो आपको पेपर वर्क जो है आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव है कि एम्प्लॉय में भी फॉरगॉट द वर्क डन ड्यूरिंग द वीक। एक एम्प्लॉय ने पूरे हफ्ते में क्या क्या काम किया है, कितने बजे किया है, एग्जैक्टली रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय भूल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वीकली टाइम शीट का एक डिमेरिट है। ओके, जॉब टिकट की अगर मैं बात करूं तो जॉब टिकट क्या है? थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिसमें कि एम्प्लॉय को एक सीट दिया जाता है जिसमें आपका क्या होता है, एक जॉब के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, कौन कौन से काम के लिए कितना टाइम लगना चाहिए वो मेंशन होता है। उसमें एम्प्लॉय को रिकॉर्ड करना पड़ता है कि वो कितना टाइम उसने लिया है। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका लेबर कॉस्ट कार्ड। लेबर कॉस्ट कार्ड बेसिकली क्या है, देखो लेबर कॉस्ट कार्ड क्या करता है, लेबर कॉस्ट कार्ड हर एक एम्प्लॉय को एक एक सीट देने की बजाय एक ही सीट देता है पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को। अगर कोई भी काम एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को असाइन किया गया, एक ग्रुप में एम्प्लॉयज काम कर रहे, तो उस केस में क्या होगा, एक ही कार्ड उन्हें दिया जाएगा, लेबर कॉस्ट कार्ड, जिसमें वो लोग ये मेंटेन कर सकते हैं कि भाई कौन सा एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, कितना टाइम उसने लिया है, और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है वो भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम एंड जॉब कार्ड। इसमें क्या होता है, टाइम एंड जॉब कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग दोनों हो जाता है, जिसमें एम्प्लॉय अपना अटेंडेंस टाइम भी रिकॉर्ड करता है, कब वो ऑफिस से आया, कब वो गया, और उसके दौरान उसने क्या क्या काम किया है। तो ये एक काम में आपका टाइम कीपिंग भी हो जाता है, टाइम बुकिंग भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है सर, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। सर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपके एग्जाम में काफी बार आता है शॉर्ट नोट पे। ओके, तो सर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग में क्या डिफरेंस है, देखो पहला डिफरेंस क्या है, कॉन्सर्न विद द अटेंडेंस एंड वेज कैलकुलेशन ऑफ द एम्प्लॉय। टाइम कीपिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है और उनकी वेज कैलकुलेशन में, उनके सैलरी कैलकुलेशन में मदद करता है। फोकस टाइम बुकिंग किसमें फोकस करता है, फोकस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम एक्चुअली स्पेंड बाय योर वर्कर ऑन वेरियस जॉब्स प्रोसेस और ऑपरेशन। टाइम बुकिंग ये देखता है कि एक एम्प्लॉय ने कौन कौन से काम में कितना टाइम उसने स्पेंड किया है। aimed at ensuring effective utilization of the labor time and computing total hours payable to the worker। इसका मेन टारगेट ये कि एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करते हैं उनके टाइम एफिशिएंटली स्पेंड हो एंड उनकी टोटल वेज कैलकुलेशन में हेल्प करता है। नेसेसरी फॉर ascertaining लेबर कॉस्ट फॉर एवरी जॉब, प्रोवाइडिंग टाइम बेसिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड कंट्रोलिंग आइडल टाइम। जो आपका टाइम बुकिंग है वो ये चेक करता है सर, वो ये बेसिस करता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में एम्प्लॉय कॉस्ट कितना होगा या फिर लेबर कॉस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, कौन सी बेसिस पे जॉब को एम्प्लॉय कॉस्ट अपोर्शन किया जाएगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय जितना भी टाइम डिफरेंट डिफरेंट जॉब को देगा उसकी टोटल सैलरी उसी बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब को अपोर्शन किया जाएगा। उसके साथ कंट्रोलिंग ऑफ द आइडल टाइम, आइडल टाइम कंट्रोल करने में जो आपकी टाइम कीपिंग है और टाइम बुकिंग है दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा आइडल टाइम, तो आइडल टाइम को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ओके, इन्वॉल्व्स मेकिंग मार्किंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ द वर्कर शिफ्ट। इसमें सिंपल सा पॉइंट होता है कि वर्कर का स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है, कब वो ऑफिस में एंट्री किया मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करता है, कब वो ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करता है। और यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम व्हेन अ जॉब वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड बाय द वर्कर। ओके, ये सिंपल रिकॉर्ड करता है कि भाई एक जॉब और एक एम्प्लॉयर ने कब स्टार्ट किया, एक वर्कर ने कब स्टार्ट किया, एम्प्लॉय ने एक जॉब कब स्टार्ट किया और कब फिनिश किया। ओके, फोकस ऑन रेगुलर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। इसकी मेजर पॉइंट ये कि सर पंक्चुअलिटी होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन फैक्ट्री में मेंटेन होना चाहिए, फैसिलिटेट द फिक्सेशन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट्स एंड मीटिंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ओके, पीस रेट वगैरह के लिए, डिफरेंशियल पीस रेट निकालने के लिए भी मदद करता है ये, एंड उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद सर चलते हैं वर्क स्टडी। सर एक सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए कि वर्क स्टडी क्या है। देखो वर्क स्टडी एक साइंटिफिक अप्रोच है टू एनालाइज एंड इंप्रूव द वर्क प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वर्क स्टडी से आपको ये पता चलता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है ना उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। The work study is a systematic and scientific approach to analyze and implement the work process within an organization. It is a set of technique and methodology aimed at optimizing the utilization of the resources, enhancing productivity and minimizing wastages. Okay. उसके बाद आपका आता है सर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, देखो टाइम स्टडी इज ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम ए वर्कर शुड आइडियली टेक टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। वर्क स्टडी का काम क्या है सर, वर्क स्टडी इसलिए किया जाता है आपका, देखो बहुत ही सिंपल है, वर्क स्टडी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होता है, ताकि पता चले कि काम करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, और एक काम करने से कैसे आप उस काम को कर सकते हो, कैसे उस काम में आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो, सो दैट योर रिसोर्सेस विल बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जबकि टाइम स्टडी क्या है, टाइम स्टडी बहुत ही सिंपल है, एक वर्कर कितना टाइम स्पेंड करता है और उसमें एक वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए टू परफॉर्म ए जॉब, एक एवरेज वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए टू परफॉर्म ए जॉब, वो स्टडी करना और उस टाइम को निकालना, ये टाइम स्टडी में होता है। सर उसके बाद आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी सर क्या है, देखो मोशन स्टडी आपका फोकस करता है टू एनालाइज एंड इंप्रूवमेंट द मूवमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क,
इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन एंड स्ट्रीमलाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द वर्क। मोशन स्टडी में एम्प्लॉइज कैसे काम करते हैं, वर्कर्स कैसे काम करते हैं, किस मोशन के साथ, किस टेक्निक के साथ काम करते हैं, उससे इंप्रूवमेंट करने में फोकस करता है, सो दैट जो अननेसेसरी मोशन है या फिर अननेसेसरी जो टास्क है एम्प्लॉइज का, वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो सकता है, एंड जो एम्प्लॉइज है उन्हें इंजरी भी कम हो, एंड रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी हो, एंड टाइम भी कम लगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है जॉब इवैल्यूएशन। सर जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली क्या है, देखो जॉब इवैल्यूएशन इज ए सिस्टम, job evaluation is a systematic process used by the organization to assess and determine the relative value or worth of different job within the company। job evaluation मतलब एक काम का ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू है, एक पर्टिकुलर जॉब का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू है वो निकालना, वो होता है जॉब इवैल्यूएशन। सर जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली क्यों किया जाता है, देखो बहुत ही सिंपल है। जॉब इवैल्यूएशन से उस जॉब, जिस पर्सन को वो जॉब असाइन किया जाएगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसे क्या क्या अथॉरिटी मिलना चाहिए, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेरिट रेटिंग। सर मेरिट रेटिंग का मतलब क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। मेरिट रेटिंग मतलब एक एम्प्लॉय को कौन कौन से काम, देखो मेरिट रेटिंग क्या है, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल्स मेरिट ऑफ द एम्प्लॉइज। मेरिट रेटिंग मतलब एक एम्प्लॉय का क्या क्या अच्छा काम है, क्या क्या अच्छे या फिर एडवांटेजेस है, क्या क्या मेरिट से एक एम्प्लॉय का, वो इवैल्यूएट करना एंड उस बेसिस पे उसको वर्क असाइन करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स है, एक वर्कर का क्या क्या एडवांटेजेस है या फिर क्या क्या मेरिट पॉइंट्स है, वो आइडेंटिफाई करना, और उस मेरिट के बेसिस पे जो भी जॉब उसके लिए बेस्ट सुइटेबल होता है, उस जॉब को उसे असाइन करना, ये होता है मेरिट रेटिंग का काम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर पेरोल प्रोसीजर की। सर पेरोल प्रोसीजर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, देखो सबसे पहले होगा टाइम एंड अटेंडेंस डिटेल, जो आपको टाइम कीपिंग से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का टाइम एंड अटेंडेंस डिटेल लेना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड अदर डिटेल्स, एम्प्लॉइज की लिस्ट निकालना है। कंप्यूटेशन ऑफ द वेज एंड अदर इंसेंटिव्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर आपका 4th नंबर पे आ जाएगा पेमेंट टू द वेजेस। उसके बाद डिपॉजिट ऑल द स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। इसको जरा इस प्रोसेस के साथ समझिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑन बोर्ड द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को पहले हायर करना। डिफाइन द पेरोल पॉलिसी, पेरोल पॉलिसी पहले डिफाइन करना। उसके बाद गैदर एम्प्लॉइज इनपुट्स, अब ये एम्प्लॉइज इनपुट्स में क्या आ जाएगा, उसका जो भी टाइम बुकिंग का डाटा है, टाइम कीपिंग का डाटा है, वो आ जाएगा। ठीक है, वैलिडेट एम्प्लॉइज इनपुट्स, ओके, जो भी एम्प्लॉइज का डाटा है उसको वैलिडेट करना। उसके बाद आपका आ जाएगा कैलकुलेट पेरोल। उसके बाद आ जाएगा डिसबर्स एम्प्लॉइज सैलरी, एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी, उसका पेरोल कैलकुलेशन करना। उसके बाद आपका आ जाएगा सैलरी एम्प्लॉइज को डिसबर्स करना। उसके बाद जो भी आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, पीएफ हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, मतलब टीडीएस वगैरह हो गया, आपकी ईएसआई वगैरह हो गया, वो सब आपको टाइमली पेमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूट द पे स्लिप एंड द कंपनसेशन शिफ्ट, सॉरी कंप्यूटेशन शिफ्ट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को या फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को जो पे स्लिप है वो प्रोवाइड करना, एंड एम्प्लॉइज को भी पे स्लिप प्रोवाइड करना। ये होता है टोटल पेरोल प्रोसीजर। ओके, तो ये टोटल स्टेजेस ऑफ द पेरोल प्रोसेसिंग, ऐसे आपका स्टेजेस फॉलो किया जाता है। एग्जाम के लिए इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं कि सैलरी से आपका कौन कौन सा आइटम माइनस होगा। ओके, कौन कौन सा आइटम ऐसे होगा जो कि आपकी सैलरी से माइनस होगा। ओके, सबसे पहले आता है सर स्टैट्यूटरी ड्यूज, ओके, और स्टैट्यूटरी डिडक्शन। सर ये सारे एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री आपको आपकी सैलरी से, मतलब आपकी सैलरी से माइनस होगा। नंबर 1 प्रोविडेंट फंड, ओके, जो भी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी और वेज ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय वाला पार्ट है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या फिर आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में या फिर आरपीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन करता है, उसकी वाला पार्ट सैलरी से माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ईएसआई से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी और वेज। देखो दो टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है, पीएफ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉयर अपना सैलरी के जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो करेगा, लेकिन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस, जितना भी आपका टीडीएस होगा वो आपका माइनस हो जाएगा। सर प्रोफेशनल टैक्स, कुछ स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है, कुछ स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जाता। जिस स्टेट में आप जॉब करते हो, अगर उस स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स है, वो भी आपकी सैलरी से माइनस किया जाएगा। 200-300 250 रुपए का कुछ आसपास होता है। ठीक है सर, अदर डिडक्शन क्या होगा, देखो
ये सारे जो है ये वॉल्यूंटरी डिडक्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है। पहला आ जाएगा वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, ठीक है, तो वो प्रोविडेंट फंड में कर सकता है, उसका सैलरी से वो माइनस हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू एनी बेनिवोलेंट फंड, अगर कोई एम्प्लॉय बेनिवोलेंट फंड है, एम्प्लॉइज वालों का कुछ ग्रुप वाला फंड है, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन करता है, वो भी माइनस हो सकता है। ओके, लोन डिडक्शंस, अगर एम्प्लॉय ने कुछ लोन लिया है अपने ऑफिस से या फिर अपने एम्प्लॉयर से, उसका जो भी अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो माइनस हो जाएगा। अदर एडवांस एंड ड्यूज, अगर कोई ड्यूज वगैरह है, कोई एडवांस वगैरह है, वो भी आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय के सैलरी से माइनस कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद सर बात करते हैं आइडिल टाइम। आइडिल टाइम का मतलब क्या है? देखो, आइडिल टाइम मतलब आप लोग बेले बैठे हो, मतलब कुछ काम अगर नहीं किया है एम्प्लॉय ने, उसे हम बोलेंगे आइडिल टाइम। जिस टाइम के लिए आपने एम्प्लॉय को पेमेंट किया है, जिस टाइम के लिए एम्प्लॉय को आपने पेमेंट किया है, बट उस टाइम में उसने कुछ भी काम नहीं किया है, दैट इज योर आइडिल टाइम। देखो, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज द वर्कर रिमेन्स आइडिल बट आर पेड। जिस टाइम पे एम्प्लॉइज लोग बेले बैठे हैं लेकिन पैसा ले रहे, ठीक है, उसे बोलेंगे आइडिल टाइम। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम पेड एंड द टाइम बुक। आइडिल टाइम कैन बी नॉर्मल और अबनॉर्मल। देखो ये डिफरेंस कैसे निकलता है, टाइम पेड माइनस टाइम बुक। टाइम आपने जितना बुकिंग किया है ना, उसमें से माइनस कर लीजिए, मतलब टाइम पेड कितने टाइम के लिए आपने पेमेंट किया है और कितने टाइम उसने काम किया है। ठीक है, अब आइडियल टाइम नॉर्मल भी हो सकता है, अबनॉर्मल भी हो सकता है। द टाइम फॉर व्हिच द एम्प्लॉइज आर पेड इंक्लूड्स हॉलीडेज, पेड लीव्स, अलाउएबल रेस्ट और ऑफ टाइम, ये भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल आइडियल टाइम हो सकता है, अबनॉर्मल आइडियल टाइम हो सकता है। देखो, नॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब क्या है? इट इज द टाइम व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। कुछ नॉर्मल आइडियल टाइम है जो कि आप क्या कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि पेड लीव से, नेशनल हॉलीडेज वगैरह है, आपका वीकली हॉलीडे वगैरह है, संडे को काम नहीं होता है लेकिन आप एम्प्लॉय को आप पे करते हो। ठीक है, कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, या फिर गांधी जयंती वगैरह आ गया, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, कॉजेस ऑफ नॉर्मल आइडियल टाइम, देखो नॉर्मल आइडियल टाइम किस किस वजह से होता है? द टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ द वर्क। नॉर्मल आइडियल टाइम सर वो आइडियल टाइम है जो कि कोई भी एम्प्लॉयर या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड नहीं कर सकता। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कि ऑफिस गेट से वर्क प्लेस तक आने तक जो टाइम लॉस होता है, ठीक है, उस टाइम का जो टाइम है वो आपका नॉर्मल आइडियल टाइम है। द इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब को जाने के बीच में जो टाइम लॉस होता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल आइडियल टाइम। द सेटिंग ऑफ टाइम फॉर द मशीन, जब आप मशीन सेट करते हो ना काम स्टार्ट करने से पहले, उस मशीन सेटअप में जो टाइम जाता है, दैट इज ऑल्सो योर नॉर्मल आइडियल टाइम। ओके, नॉर्मल रेस्ट टाइम और द ब्रेक फॉर द लंच, लंच ब्रेक वगैरह होता है या फिर टी टाइम वगैरह होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल आइडियल टाइम। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं सर, नॉर्मल आइडियल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। देखो, नॉर्मल आइडियल टाइम की ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, इट इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। दस इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स एंड अलाउंसेस फॉर नॉर्मल आइडियल टाइम इज कंसीडर सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट। In case of indirect workers, normal ideal time is considered for the computation of overhead rate. देखो, अगर एम्प्लॉय डायरेक्ट एम्प्लॉय है, नॉर्मल आइडियल टाइम का कॉस्ट कौन बियर करेगा सर? जो भी गुड यूनिट्स है, ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के एक पार्ट में आता है, तो इसे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयर है तो आप उसे एक अलाउंसेस के टाइप पे ओवरहेड रेट में इंक्लूड, मतलब स्टैंडर्ड रेट में ऐड कर सकते हो। और अगर अबनॉर्मल आइडियल, सॉरी अबनॉर्मल बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट वर्कर है, तो उसे ओवरहेड रेट में आप इंक्लूड कर सकते हो। सीधा सीधा आपको एक ही चीज याद रखना है, दैट इज अगर नॉर्मल आइडियल टाइम है तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं एबनॉर्मल आइडियल टाइम का। देखो, नॉर्मल आइडियल टाइम को अगर आप छोड़ दो, बाकी जो भी बचा दैट इज योर एबनॉर्मल आइडियल टाइम, राइट। अब ये एबनॉर्मल आइडियल टाइम के रीजन सर क्या क्या होता है? देखो, कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल टाइम अगर हम देखें तो आइडियल टाइम में भी अराइजेस ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पावर फेल्योर, मशीन ब्रेकडाउन, ओके, ये सब हो सकता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक भी हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, पुअर सुपरविजन, फायर, फ्लोड, इन सब रीजन की वजह से हो सकता है। The causes of abnormal time, ideal time should be further analyzed into controllable and uncontrollable। देखो, abnormal ideal time मतलब जो कि नॉर्मल रीजन की वजह से नहीं होता है, नॉर्मल को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा वो abnormal रीजन होगा। मे बी पुअर सुपरविजन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेबर स्ट्राइक हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ abnormal ideal time।
अबनॉर्मल आइडल टाइम को भी फर्दर डिवाइड किया गया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। अच्छा सर, कंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है? जो आइडल टाइम जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल है, यानी कि वो चाहे तो इसे रोक सकते थे, दैट इज योर अबनॉर्मल कंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम। एंड जिसे वो रोक नहीं पाएंगे, दैट इज योर अनकंट्रोलेबल अबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है सर, इसका एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, देखो मटेरियल शॉर्टेज हो गया, स्ट्राइक हो गया, पुअर सुपरविजन हो गया, इनकी वजह से मशीन ब्रेकडाउन हो गया, दीज आर द कंट्रोलेबल आइडल टाइम। इससे मैनेजमेंट प्रॉपर अगर प्रिकॉशन ले तो इसे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जैसे आपकी मशीन ब्रेकडाउन हुआ तो टाइमली अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह करेंगे तो मशीन ब्रेकडाउन कम हो सकता है। अगर लेबर्स की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो लेबर स्ट्राइक कभी नहीं होगा, लॉकआउट वगैरह कभी नहीं होगा। आपकी अगर आप प्रॉपर सुपरविजन करोगे तो वेस्टेजेस वगैरह नहीं होगा। दीज आर द कंट्रोलेबल आइडल टाइम। अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम जैसे कि आपका फ्लोड हो गया, ठीक है, वार वगैरह हो गया, दीज आर द अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम। ठीक है, चलो सर, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम? देखो, चाहे कंट्रोलेबल हो चाहे अनकंट्रोलेबल हो, एक चीज आप याद रख लो कि अबनॉर्मल जो वार्ड है ना, अबनॉर्मल वार्ड किसी में भी आता है, अबनॉर्मल एक्सपेंसेस, अबनॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल वेस्टेजेस, एनीथिंग। अबनॉर्मल का लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो एक ही जगह है। ठीक है, जैसे मरने के बाद इंसान शमशान जाता है ना, ऐसे ही अबनॉर्मल का एक ही जगह है और वो है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग में अबनॉर्मल का लास्ट डेस्टिनेशन है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अबनॉर्मल आइडल टाइम is not included in a part of the production cost and it is shown as a separate item in the costing profit and loss account. costing profit and loss account में एक separate account में show करेगा ये abnormal idle time. Okay, the cost of the abnormal idle time should be further categorized into controllable and uncontrollable. For each category the breakup cost due to various factors should be separately shown. Okay, जो आइडल टाइम है, अबनॉर्मल आइडल टाइम, उसे आप कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में दो सेपरेट हेड में शो करोगे, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है, चलो सर अब हम लोग बात करेंगे ओवर टाइम के बारे में। सर ओवर टाइम क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वर्क डन बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज ओवर टाइम। एक एम्प्लॉय के नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद जो भी वो काम करता है उसे हम बोलेंगे ओवर टाइम। सो वर्क डन बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज ओवर टाइम। Overtime payment is the amount of wage paid for the worker beyond the normal working hours. Overtime consists of two elements: normal wages for the overtime work and premium paid the overtime work. देखो बहुत सिंपल है, ओवरटाइम क्या है? नॉर्मल टाइम के बियॉन्ड जो वर्कर काम करता है उसे हम बोलते हैं ओवरटाइम। ओके, ओवरटाइम के लिए एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वर्किंग एज, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फीस, एक प्रीमियम अमाउंट भी पे किया जाता है। यानी कि ओवर टाइम को नॉर्मली नॉर्मल टाइम से ज्यादा पेमेंट किया जाता है। ओके, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? देखो ओवर टाइम पेमेंट अगर मैं बात करूं तो वेजेस पेड फॉर द ओवर टाइम एट द नॉर्मल रेट प्लस प्रीमियम फॉर द एक्स्ट्रा टाइम, फॉर प्रीमियम और एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द ओवर टाइम वर्क। ओके, ओवर टाइम प्रीमियम की अगर मैं बात करूं, ओवर टाइम प्रीमियम क्या है? द रेट ऑफ द ओवर टाइम work is higher than the normal rate, usually it is the double the normal rate, the extra payment so paid the overtime rate is known as overtime premium. overtime premium क्या है? मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूं कि एक घंटे के लिए जो रेट है ना, एक घंटे के लिए 1 आवर रेट जो है, 1 आवर रेट है 100 रुपए का। किसी एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया है 2 घंटे, ओके 2 आवर्स काम किया है, तो 8 घंटा किसी ने काम किया, मतलब 8 घंटा काम करना था, उसने 10 घंटा काम किया, तो 10 घंटे के लिए इसे 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए तो मिलेगा। लेकिन उसका जो 2 घंटा एक्स्ट्रा काम है उसके लिए भी उसे और 200 रुपए मिलेगा। तो ये जो 200 रुपए मिला ना एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वेज, उसे हम बोलेंगे ओवर टाइम। ओके, रेट ऑफ द ओवर टाइम क्या होगा? देखो नॉर्मली रेट ऑफ द ओवर टाइम जो होता है वो मैनेजमेंट फिक्स करता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो ये डबल होता है। ओके, rate and the condition for the overtime premium may be either fixed by the entity itself or it may be required by the statute in the force. The overtime premium should not be less than the premium calculated as per the statute. एक चीज आपको याद रखना है, या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि भाई ओवर टाइम में आपको कितना पेमेंट करना है, या तो जो एंटिटी है वो खुद अपने तरफ से डिसाइड कर सकता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है ओवर टाइम वो डबल रुपए, मतलब डबल पेमेंट होता है फ्रॉम द नॉर्मल टाइम। ओके, अच्छा ओवर टाइम हम कब बोलेंगे? व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग ओवर टाइम? देखो अगर कोई एम्प्लॉई एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करता है या फिर वीकली 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है, अगर कोई एम्प्लॉई एक दिन में
एवरी डे 1 डे में अगर वो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है, या फिर पूरे वीक में अगर 4 मतलब 48 आवर से वीकली 48 आवर से ज्यादा काम करता है, या फिर एक दिन में अगर 9 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसे हम बोलेंगे ओवर टाइम। ओके, देखो ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा ओवर टाइम हो रहा है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे दो चीजें पता चलता है कि या तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा वर्क फोर्स नहीं है, ज्यादा वर्क फोर्स चाहिए, या तो एम्प्लॉइज अपना काम सही से नहीं कर रहे ड्यू टू गेटिंग मोर ओवर टाइम प्रीमियम। दो चीजों की वजह से मतलब ओवर टाइम होगा तो अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन अगर हमेशा ओवर टाइम होता है, रेगुलर ओवर टाइम होता है, तो इससे दो चीजें पता चलता है, या तो एम्प्लॉय या तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की शॉर्टेज है, वर्कर्स की शॉर्टेज है, आपको ज्यादा वर्कर्स रिक्रूट करना पड़ेगा, या तो जो करंट वर्कर्स है दे आर इंटेंशनली डूइंग ओवर टाइम, इंटेंशनली जानबूझ के वो ओवर टाइम कर रहे हैं टू गेट मोर प्रीमियम अमाउंट। ओके, अच्छा ओवर टाइम का कॉज एंड ट्रीटमेंट सर हम लोग कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, ओवर टाइम की ट्रीटमेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ओवर टाइम की वजह के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होगा। मान लीजिए कि ओवर टाइम हुआ है एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर। ओवर टाइम अगर कस्टमर की मर्जी के साथ हुआ है ना, किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट के बेसिस पे ओवर टाइम हुआ है, तो वो जो ओवर टाइम का प्रीमियम है या फिर ओवर टाइम का पेमेंट है, वो उस कस्टमर की पर्टिकुलर जॉब को चार्ज किया जाएगा। सपोज किसी कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप ओवर टाइम करके मेरा ऑर्डर फुलफिल करिए, तो जो भी ओवर टाइम का खर्चा आएगा दैट विल बी स्ट्रेटली चार्ज टू पर्टिकुलर जॉब ऑफ दैट कस्टमर, उस कस्टमर की जॉब के लिए चार्ज किया जाएगा। ओवर टाइम फॉर अर्जेंट रिक्वायरमेंट और अर्जेंट डिमांड, अगर कोई अर्जेंट डिमांड या फिर अर्जेंट ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ओवर टाइम किया गया है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट का वो ऑर्डर है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट के फेलियर की वजह से ओवर टाइम हुआ है, तो जो भी डिपार्टमेंट फेलियर है, उस डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट फेलियर है उसको ओवर टाइम का कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर सर ओवर टाइम हुआ है अबनॉर्मल रीजन की वजह से, तो ये आपके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा, ये आपकी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा। ठीक है सर, चलो डन। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेबर कॉस्टिंग। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है, एक टोटल वेज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको वो सैलरी, बोनस, डीए, कमीशन ये सब दिया होगा, उससे आपको टोटल वेज निकालना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में हम लोग करने वाले। लेकिन ये जो पार्ट है ना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और 90% केस में जो लेबर से क्वेश्चन आता है वो इसी पार्ट से आपका आता है, दैट इज योर सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव सिस्टम एंड वेज पेमेंट से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ओके, चलो देखो, there exist several system of the employees wage payment and incentive which can be classified under following heads. Number 1, आपकी सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट किस तरह की हो सकता है? नंबर 1 सर आपका है टाइम बेस्ड सिस्टम, आउटपुट बेस्ड सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट बेस्ड सिस्टम, प्रीमियम बोनस मेथड, ग्रुप बोनस स्कीम, इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो दीज आर द बेसिक वेज पेमेंट सिस्टम और इंसेंटिव सिस्टम्स। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर बात करेंगे टाइम बेस्ड सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम बेस्ड सिस्टम। टाइम बेस्ड सिस्टम में आपका पहले क्या आता है? स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। स्टेट टाइम रेट सिस्टम में सर हम कैसे वेज कैलकुलेशन करेंगे? बहुत ही सिंपल है, टाइम वर्क यानी कि आवर्स हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, एंड रेट फॉर द टाइम। ओके, आपकी जो रेट है वो आवरली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है, और डेली बेसिस पे भी हो सकता है, मतलब डेली बेसिस पे हो सकता है, फिर मंथली बेसिस पे हो सकता है, कुछ कुछ जगह पे वीकली बेसिस पे भी होता है। तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है टाइम वर्क इंटू रेट फॉर द टाइम। ठीक है, आउटपुट बेस्ड सिस्टम अगर हम बात करें तो एक होएगा आपका स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम क्या है? बहुत ही सिंपल है सर, नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट फॉर द यूनिट, दैट इज योर आंसर। ओके, देखो टाइम रेट सिस्टम में क्या है? टाइम वर्क और टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट फॉर द टाइम। ओके, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट फॉर द यूनिट, दैट इज योर आंसर। ओके, उसके बाद आपका आएगा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उसके बाद आपका क्या आएगा? टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है, एफडब्ल्यू टेलर जो कि जिन्हें साइंटिफिक फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है ना, एफडब्ल्यू टेलर जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, उन्होंने एक सिस्टम दिया था कि भाई एम्प्लॉइज को हम दो कैटेगरी में रखेंगे,
वन इज एफिशिएंट एम्प्लॉय एंड अनदर इज इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा उसे हम 120% पेमेंट करेंगे, 120% पेमेंट करेंगे उसकी नॉर्मल पीस रेट का, एंड अगर जो इनएफिशिएंट होगा उसका सैलरी काट लेंगे 20%, यानी कि उसे 80% पेमेंट करेंगे, ठीक है। Thus, according to Taylor, if the worker are efficient, they should be paid at a rate of 120% of the normal piece rate, and if they are inefficient, they should be paid at a rate of 80% of the normal piece rate. अगर वर्कर्स एफिशिएंट है तो वो नॉर्मल पीस रेट का 120% पे करेंगे, अगर वो लोग क्या है सर इनएफिशिएंट है तो 80% उन्हें पे किया जाएगा, यानी कि 20% उनका काट दिया जाएगा, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा कि कोई जो एम्प्लॉय है या फिर कोई वर्कर है वो एफिशिएंट है या फिर इनएफिशिएंट है? आंसर इज वेरी सिंपल। अगर उसने जो भी उसका स्टैंडर्ड पीस रेट है, जो भी उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट से अगर कोई ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो एफिशिएंट होगा। मान लीजिए कि स्टैंडर्ड आपका 1000 है, ठीक है, 1000 यूनिट का आपका स्टैंडर्ड है, तो 1000 से कोई एक भी यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसे हम एफिशिएंट मानेंगे। अगर 1000 से कोई कम यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम इनएफिशिएंट मानेंगे। सर अगर पूरा एग्जैक्टली 1000 कोई प्रोड्यूस करता है तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा, उसे नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। लेकिन 1000 से एक ज्यादा करेगा तो 120% मिलेगा, 1000 से थोड़ा सा कम करेगा तो 80% मिलेगा, ठीक है। सर व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम? देखो बहुत सिंपल है। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू द वर्कर व्हिच हेल्प्स टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। Due to inefficient, due to incentive, best workers attracted to the company. This method is quite simple and easy to understand. Okay, एक तो है कि simple to understand and easy to operate है, दूसरा है कि जो काम की मतलब इंसेंटिव को देखकर इंसेंटिव से अट्रैक्ट होकर जो एफिशिएंट वर्कर्स है वो ज्यादातर कंपनी में आ जाएंगे, ठीक है। और ये एक हाईली इंसेंटिव पेमेंट करता है, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्लो वर्कर्स और बिगनर्स को हेवीली पेनलाइज हो सकता है, मतलब वो सीवियरली पेनलाइज हो सकते हैं। सिमिलरली वर्कर्स गेट पर्सनलाइज फॉर द रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल, दैट इज मेडिकल रीजन हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। और इन एनेक्सिटी टू प्रोड्यूस मोर वर्कर्स में नेग्लेक्ट द क्वालिटी, ओके। और तीसरा जो चीज है कि भाई ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में वर्कर्स जो है ना वो क्वालिटी में समझौता कर सकते हैं, क्वालिटी में वो क्या कर सकते हैं, नेग्लिजेंस ला सकते हैं, ओके। तो टेलर्स एफडब्ल्यू टेलर का बहुत ही सिंपल है भाई, एबव नॉर्मल रेट आप कर रहे हो, मतलब आप अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, इफ यू आर एन एफिशिएंट एम्प्लॉय देन यू विल गेट 120% ऑफ द पीस रेट, एंड इफ यू आर ए इनएफिशिएंट एम्प्लॉय देन यू विल गेट 80%, ओके। उसके बाद आप लोगों का है मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ओके। आपका है मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम टेलर से थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे बोलता है कि भाई देखो, इफ यू आर प्रोड्यूस अप टू 83%, अगर आपको 1000 का स्टैंडर्ड मिला है ना, अगर आपको स्टैंडर्ड मिला है 1000 यूनिट का, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप 83% भी प्रोड्यूस कर लेते हो, यानी कि 830 भी अगर आप प्रोड्यूस करते हो अप टू 83%, ओके, देन आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। अगर आप अप टू 83% प्रोड्यूस करते हो देन आपको कितना मिलेगा, आपको नॉर्मल पीस रेट जितना आपने बनाया उतने का आपको फीस मिलेगा, कोई कटेगा नहीं आपका, ओके। 83 टू अगर आप 100 प्रोडक्शन कर लेते हो, अगर आप बिलो 83 कर लेते हो, 83 मतलब 830 अगर आप करते हो, मतलब किसी ने 820 किया है तो उसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। सर अगर किसी ने 830 से लेके 830 से लेके किसी ने 1000 के बीच में किया है तो उस केस में उसको 10% का ऑर्डिनरी पीस रेट का 10% मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा बोनस उसे मिलेगा 110% का। एबव 100 अगर कोई करता है तो उस केस में उसको 120, लाइक टेलर, यहाँ पे पूरा का पूरा इंसेंटिव है। देखो तो टेलर की कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये गारंटी करता है आप जितना बनाओगे आपको उतना ही मिलेगा, आपका कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। 83% टू 100% अगर प्रोडक्शन होगा तो आपको कितना मिलेगा, 110% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट। एबव 100% अगर आपका होगा तो 120% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है गैंगटैक्स बोनस प्लान। गैंगटैक्स बोनस प्लान की अगर मैं बात करूं, इन दिस मेथड देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम रेट बोनस एंड पीस रेट प्लान। यहाँ पे देखो, अगर बिलो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड अगर आपने किया प्रोडक्शन अगर आपने बिलो स्टैंडर्ड किया है तो मान लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड है 1000 का, बिलो स्टैंडर्ड अगर आपने किया है
तो आपको गारंटेड टाइम रेट मिलेगा, आपको पीस रेट नहीं मिलेगा। जितना टाइम आपने स्पेंड किया है उतना आपको मिलेगा पूरा का पूरा सैलरी। अगर प्रोडक्शन 8 स्टैंडर्ड आपने किया है तो आपको कितना मिलेगा, बोनस मिलेगा नॉर्मली 20% ऑफ द टाइम रेट। टाइम रेट का 20% आपको बोनस मिलेगा, जितना आपका टाइम रेट होता है उसमें 20% ऐड कर लीजिए। अगर आपने एबव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया है तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, हाई पीस रेट फॉर द एंटायर आउटपुट। पूरे आउटपुट के लिए आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा हाई पीस रेट मिलेगा। ठीक है सब, चलो उसके बाद आता है सर प्रीमियम बोनस सिस्टम। प्रीमियम बोनस सिस्टम में आपके प्रीमियम बोनस प्लान में आपके 2-3 प्लान आते हैं। नंबर 1 इज योर हालसे प्रीमियम प्लान। हालसे प्रीमियम प्लान में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सिस्टम है वो ये है कि ओएच कैसे कैलकुलेशन होगा सर, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, सॉरी टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ द टाइम सेव इंटू टाइम रेट। ओके, कितना जितना आपने टाइम लिया है मल्टीप्लाइड बाई योर टाइम रेट प्लस क्या हो जाएगा 50% ऑफ द टाइम सेव। 50% ऑफ द टाइम सेव, सर टाइम सेव कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, जितना टाइम आपने सेव किया है उसका 50% आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, एडवांटेजेस इसका, डिसएडवांटेजेस ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सर हालसे उयर प्लान, देखो हालसे ने एक प्लान निकाला था, उसी का एक अपडेटेड वर्जन है हालसे उयर प्लान। वहां पे आपको 50% का बोनस मिलता था, यहाँ पे आपको 33.33% का बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अर्निंग बहुत सिंपल है, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 33.33% ऑफ द टाइम सेव इंटू टाइम रेट। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा रोआन प्लान। रोआन प्लान में सर क्या है, बहुत सिंपल है। रोआन प्लान में आपका क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज योर टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकन इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। तो ये आ जाएगा आपका रोआन प्रीमियम प्लान। उसके बाद आपका आता है बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। ये एग्जाम में ज्यादातर आता ही नहीं है, आपको ऐसे इस तरह से कैसे निकालना है, टाइम रेट इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम अलाउड, इसका होल रूट ओवर, ये लेके आप क्या कर सकते हो, बार्थ वेरिएबल मेथड में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है सर, मैंने जैसे आपको बोला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेबर चैप्टर। तो आपको ये जो फॉर्मूलाज वगैरह है ना, टेलर से लेके आपका टेलर हो गया, मेरिक्स हो गया, गैंगटेक्स हो गया, हालसे हो गया, हालसे उयर एंड रोआन प्लान, इतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है सब, चलो ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं लेबर एफिशिएंसी प्रोसीजर में। ठीक है, चलो अब चलिए सर थोड़ा सा बात करते हैं हम हमारा एम्प्लॉय एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। सर एम्प्लॉय कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो रेट पर द आवर अगर आपको निकालना है, रेट पर आवर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग, टोटल एस्टिमेटेड मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी लेबर कॉस्ट आपको वो ले लेना है, टोटल एस्टिमेटेड मॉनिटरी बेनिफिट प्लस कॉस्ट ऑफ द नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स आपको वो ले लेना है। उसको डिवाइड करना है आपको किसके साथ, बजटेड डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। ओके, तो जो भी आपकी बजटेड एम्प्लॉय आवर है उसमें से माइनस कर लीजिए नॉर्मल आइडल टाइम और टोटल लेबर कॉस्ट को उसके साथ डिवाइड कर लीजिए, आपका आ जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके, एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर, सर एम्प्लॉय का एफिशिएंसी आपको कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है, टाइम अलाउड एज पर द स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू 100, ये आ जाएगा आपका एफिशिएंसी इन परसेंटेज। ओके, उसके बाद आपका आता है सर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग द एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग द एक्चुअल वर्क, स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग द एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, दैट इज योर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ओके, उसके बाद चलते हैं सर लेबर टर्नओवर और एम्प्लॉय टर्नओवर में। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है सर, एम्प्लॉय टर्नओवर बेसिकली the rate of change or employee turnover or labor turnover in an organization is the rate of change in the employee, is the change in the composition of workforce during a specified period measure against a suitable index। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉइज आते हैं कुछ एम्प्लॉइज जाते हैं, ये जो रेट होता है ना इसी को बोला जाता है लेबर टर्नओवर। जिस रेट से एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का या फिर वर्कफोर्स का चेंजेस होता है उसे हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर, जिसको आप क्या करते हो एक सुइटेबल इंडेक्स के साथ मैच करते हो। ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर और एम्प्लॉय टर्नओवर। नंबर 1 मेथड इज योर रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में हम लोग कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ वर्कफोर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड
number of employees replaced during the period, number of employees replaced during the period divided by average number of employees during the payroll. okay, जितने भी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड रिप्लेस हुआ है, जिन एम्प्लॉयज को हमने निकाला है, रिप्लेस किया है, उसको टॉप में ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पेरोल. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पेरोल कैसे निकलेगा सर? ओपनिंग एम्प्लॉय और ओपनिंग वर्कफोर्स प्लस क्लोजिंग वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय 2. ओके, रिप्लेसमेंट मेथड के बाद एक आता है सेपरेशन मेथड. कितने एम्प्लॉयज को आपने निकाला है, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पेरोल इनटू 100. ओके, कितने एम्प्लॉयज को आपने सेपरेट किया है वो उससे आप एवरेज एम्प्लॉयज के साथ डिवाइड कर लीजिए, आपका आ जाएगा सेपरेशन मेथड में लेबर टर्नओवर रेट. ओके, फ्लॉक्स मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसके दो फॉर्मूलाज है. पहला फॉर्मूला आपका क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पेरोल. तो आपका रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड दोनों को मिला लीजिए, आपका आ जाएगा फ्लॉक्स मेथड. ओके, इसका एक और मेथड है दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन. नंबर ऑफ एक्सेशन मतलब न्यू ज्वाइनिंग. ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पेरोल इनटू 100. ठीक है सर, चलो. ओके, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट सर ये हम कैसे निकालेंगे? देखो, एम्प्लॉयज टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड इनटू 365. पूरे साल का आप एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाल सकते हो. ओके, causes of the employee turnover, there are three causes or there are mainly three causes for which employee turnover is happen. One is personal cause, one is unavoidable cause and one is avoidable cause. पर्सनल कॉज मतलब एम्प्लॉय का खुद का मर्जी है, वो छोड़ के जा रहा है जॉब, आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते. अब क्या क्या रीजन हो सकता है? नंबर वन रीजन चेंज फॉर द बेटरमेंट, चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, मतलब कोई दूसरी जगह पे उसे अच्छा नौकरी लगा है उसकी वजह से छोड़ के जा रहा है. प्री मेच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ और ओल्ड एज की वजह से रिटायरमेंट ले रहा है, प्री मेच्योर रिटायरमेंट. डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेगनेंसी वगैरह हो सकता है. ठीक है, और शादी के बाद कुछ लोग काम नहीं करते तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी. डिस्कंटेंट ओवर द जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पूरी मतलब दुनिया छोड़ के मतलब पूरे साधु बनने का मतलब मंक बनने का किसी को मर्जी आ जाए कि भाई मैं अब काम वगैरह नहीं करूंगा और वो छोड़ के जा रहा है, तो वो भी हो सकता है सर. ओके, पर्सनल कॉजेस में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ पे अपनी मर्जी से जा रहा है. ओके, अनअवॉइडेबल कॉजेस की अगर मैं बात करूं, देखो अनअवॉइडेबल कॉजेस में एम्प्लॉय टर्नओवर होता है लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसा है कि आपको एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा. जैसे कि सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस, शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, पावर, स्लैक ऑफ द मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट, चेंज इन द प्लांट लोकेशन, अगर प्लांट और फिर फैक्ट्री के लोकेशन में कोई चेंजेस आता है. डिसेबिलिटी, मेकिंग ऑफ ए वर्कर अनफिट फॉर द वर्क, अगर एम्प्लॉय का डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसे मतलब वो फिट अगर नहीं है तो काम करने के लिए. डिसिप्लिनरी मेजर्स, अगर कोई मतलब एम्प्लॉयज कुछ झगड़ा वगैरह करता है, दारू वगैरह पी खाता है तो उस केस में भी आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, चलो. उसके बाद आता है अवॉइडेबल कॉजेस. अवॉइडेबल कॉजेस की केस में क्या होगा सर? अवॉइडेबल की कॉजेस में क्या है, इन सारी चीजों को अगर मैनेजमेंट सही स्टेप ले तो एम्प्लॉय टर्नओवर रुक सकता है. ठीक है, क्या क्या रीजन है? डिससेटिस्फेक्शन विथ जॉब, रेम्यूनरेशन, आवर्स ऑफ वर्क और वर्किंग कंडीशन. अगर वर्कर कहीं ना कहीं जॉब छोड़ रहे ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस, ड्यू टू रेम्यूनरेशन और लो रेम्यूनरेशन, ड्यू टू आवर्स ऑफ वर्क और हेवी वर्कलोड एंड वर्किंग कंडीशन अगर खराब है. ओके, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और फेलो वर्कर्स, अगर एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है, कलीग्स के बीच में झगड़ा होता है, मैनेजमेंट से ज्यादा प्रेशर आता है, तो उस केस में भी क्या होगा, इसे आप अवॉइड कर सकते हो. लैक ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड प्रमोशनल एवेन्यूज, अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि भाई मेरा कोई फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होगा, एम्प्लॉय को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी वो जॉब छोड़ सकता है. लैक ऑफ द रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, अगर एम्प्लॉयर कोई अदर बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जैसे कि हाउस हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, अगर ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उस केस में भी एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है. लो वेज एंड अलाउंसेस, अगर अलाउंसेस एंड वेजेस वगैरह कम है तो उस केस में भी छोड़ के जा सकता है. सो दीज आर द अवॉइडेबल कॉजेस. अगर मैनेजमेंट सही स्टेप ले तो ये सारे चीजों को वो अवॉइड कर सकता है. ठीक है, ओके. सो क्या क्या चीजें आप ले सकते हो, देखो
क्या क्या चीजें, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन फॉलोइंग वेज। एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखो एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से या फिर लेबर टर्नओवर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। और वो कॉस्ट किस तरह से बढ़ता है, कुछ इस तरह से बढ़ता है, देखो इवन फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब, प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ता है। एफिशिएंसी ऑफ द न्यू वर्कर इज लो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द न्यू बट एक्सपीरियंस वर्कर इज लो इन द बिगिनिंग। देखो न्यू वर्कर है तो बिगिनिंग में वो थोड़ा सा टाइम लेगा तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन सही से नहीं होगा। इंक्रीज ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडक्शन कॉस्ट न्यू एम्प्लॉय के लिए ज्यादा लगेगा। उसके बाद सर आपका क्या है, न्यू वर्कर कॉज इंक्रीज ब्रेकरेज टूल्स एंड वेस्टेजेस ऑफ द मटेरियल। जो न्यू एम्प्लॉय आएगा वो ज्यादातर वेस्टेजेस करेगा या फिर मशीन वगैरह को ब्रेक कर सकता है। कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इंक्रीज, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ओके, एम्प्लॉय टर्नओवर का कॉस्ट क्या हो सकता है सर, देखो एम्प्लॉय टर्नओवर की दो टाइप की कॉस्ट हो सकता है, एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए इसकी वजह से आप क्या क्या कॉस्ट बियर कर रहे हो। आप एम्प्लॉय को अच्छे सैलरी दे रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, उसको ट्रैवलिंग, उसको बेनिफिट्स वगैरह, पर्क्विजाइट्स वगैरह, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, उसे बेटर वर्किंग कंडीशन एंड प्रमोशन वगैरह आप देख रहे हो। तो ये सारे कॉस्ट है आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट। ये सब कॉस्ट अगर आप बियर करोगे तो एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय सर आपका छोड़ के आपको नहीं जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय छोड़ के गया उसके बाद आप जो जो भी कॉस्ट बियर कर रहे हो दैट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके चलो सर, तो सर थ्योरेटिकल पॉइंट्स पूरा कवर हो गया, आंसर इज यस। थ्योरेटिकल पॉइंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट है। पार्ट 1 में आप इतना तक कवर करिए, ठीक है, मोस्टली थ्योरीज है। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। सो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 हम लोग कवर करने वाले, राइट। चलो डन, टेक ए ब्रेक।